दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं। वीडियो के एंड में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी हम डेली की करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते चल रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बट अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर सकते हो। चलिए देखिए, एज ऑलवेज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्वेश्चन पे ही वीडियो को पॉज किया जाए और पहले खुद से सॉल्व कर लिया जाए क्वेश्चन को। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोनार होता क्या है। देखिए, सोनार एक उपकरण होता है जो नेवल शिप्स होती हैं, यानी पानी के जो जहाज होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। उनके नीचे ये लगाया जाता है। और ये क्यों लगाया जाता है हम जानेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज होता है। और सोनार क्या होता है, अभी हमने बताया एक उपकरण होता है जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ये जो ट्रांसमीटर है ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को छोड़ता है, यानी पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है। और समुद्र में जो गहराई है समुद्र की उसको मापा जाता है इससे, या कोई सामान डूब गया है, कोई जहाज डूब गया है, या कोई अंदर पहाड़ है, पर्वत है समुद्र के अंदर, उससे ये किरणें टकरा कर फिर से वापस आती हैं और रिसीवर इनको रिसीव करता है किरणों को। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई चीज है समुद्र के नीचे, या समुद्र का तल जो है कितनी गहराई पर है। ठीक है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो उस वस्तु से टकराएंगी और टकराकर फिर से वापस हो जाएंगी। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वस्तु जो है कितनी दूरी पर है। ठीक है, इससे क्या है, डबल फायदे होते हैं। एक तो जहाज की सेफ्टी बनी रहती है, कहीं जहाज किसी से टकरा ना जाए। ठीक, दूसरी चीज होती है कि कोई वस्तु डूब गई है, भारी भरकम वस्तु है, वो डूब गई है या कोई शिप डूब गया है, उसका पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। और इसकी एक फुल फॉर्म भी होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार की ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिए आप लोग। ओके, चलिए एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 2011 में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ है? इरिट्रिया, साउथ सूडान, स्लोवाकिया या फिर ब्रुनेई। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। साउथ सूडान जो है सूडान कंट्री से अलग होकर 2011 में स्वतंत्र हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर 2011 में एक जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें उन साउथ सूडान के लोगों ने बोला कि वो एक अलग देश बनना चाहते हैं। और इसी प्रक्रिया में 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर साउथ सूडान देश जो है अस्तित्व में आया था। चलिए मैप में इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप येलो कलर का, ये पूरा था सूडान, इस तरीके से। एक सेकेंड, इस तरीके से ये पूरा सूडान था। ठीक है जी। लेकिन 2011 में ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, ये साउथ सूडान बन गया अलग होकर। ठीक है, इस तरीके से ये साउथ सूडान अलग हो गया। ओके, और साउथ सूडान की जो कैपिटल है वो जुबा है, और सूडान यानी इसकी कैपिटल जो है वो खार्तूम है। ओके, दोनों ही अफ्रीकी देश अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये पता है आपको, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि इन दोनों देशों से होकर गुजरती है, यानी कि साउथ सूडान से भी और सूडान से भी। आपको पता होगा कि नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ। ये जो लेक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, यही है विक्टोरिया लेक। ठीक है, और यहीं से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और एक चीज और याद रखना कि विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 देशों के मध्य स्थित है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 देशों के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है। यहीं से जो है निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, चलिए। और तीसरा प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वर्ष 19
1960 में, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए वर्ष 1960 में आपको पता होगा कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन होता है पंतनगर उत्तराखंड में। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ध्यान रखना, उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि उत्तराखंड किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, देखिए जवाब जरूर दिया कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा। नहीं तो मान लो क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप उसको सर्च करोगे, ठीक है, नहीं पता है तो। चौथा प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार, देखिए आपके ऑप्शंस मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र या फिर शनि ग्रह। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, यानी शुक्र ग्रह यानी वीनस को कहा जाता है इवनिंग स्टार। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। एक सेकेंड, इसको भोर का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, और शाम का सायकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और जो है मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह बोला जाता है। देखिए हमने यहाँ पर एक सोलर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा जो है एक फोटो लिया है। आप देखोगे ये है सन यानी सूरज हो गया हमारा। यहाँ से काउंट कीजिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये हो गए इंटरनल ग्रह, आंतरिक ग्रह इनको बोलते हैं, ठीक है। और इसके 4 ग्रह जो बाहर वाले हैं इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। एक्चुअली जो बाह्य ग्रह होते हैं ये गैसीय ग्रह भी बोला जाता है इनको। ये गैस, ये ठोस नहीं है, गैस की उससे धूल और गैस इन सभी से बना है। लेकिन जो आंतरिक 4 ग्रह हैं ये ठोस हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं इनको बोलते हैं, ये ठोस हैं, ठीक है। और शनि ग्रह छल्लों से युक्त होता है। आप देख लीजिए शनि ग्रह कौन सा है, ये वाला। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी, बृहस्पति शनि ये वाला, ठीक है। ये है छल्लों से युक्त, छल्ले नहीं होते हैं एक्चुअली, ये जो है मलबा होता है एक टाइप से जो ग्रह के चारों ओर घूमता रहता है, एक रिंग सी बन जाती है, ठीक है, इसीलिए इसको छल्लों का ग्रह बोला जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग, पुस्तक है एक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, बहुत ही फेमस हैं ये, ठीक है, जैव विकासविद हैं जिनका नाम है डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। एक्चुअली उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि जो है जीव का जन्म पृथ्वी पर किस प्रकार हुआ है, किस तरीके से उसमें जेनेटिकली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जैव विकासविद हैं चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, और कई एग्जाम्स में इस पुस्तक का जो है लेखक पूछ भी लिया गया है, या तो लेखक पूछ लेंगे या लेखक का नाम देकर उनकी जो पुस्तक है वो पूछ लेंगे। और डार्विनवाद भी कहा जाता है, इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं उसको डार्विनवाद कहा जाता है, और ये नेचुरल सिलेक्शन के पक्ष में थे। देखिए एक है डार्विनवाद और एक है लेमार्कवाद, इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है बट जो है डिफरेंसेस कम है। और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में बताया है कि मनुष्य का जो चेंजेस होते हैं, मनुष्य में या जीव का जो जन्म हुआ है उसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है उसमें चेंजेस आना। तो ये चार्ल्स डार्विन ने कहा है, और लेमार्कवाद में थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी। चलिए छठवां प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद के ही जो गुरु थे, गुरु जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनकी स्मृति में इन्होंने वर्ष 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को आप जानते ही हो, विवेकानंद जो है मानव सेवा के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया इन्होंने, और इन्हीं के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जो है नेशनल यूथ डे हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 1993 में इन्होंने शिकागो में जो लेक्चर दिया था, जो आपको फेमस होगा, इनकी जो पहली ही लाइन थी जिसमें बोला था मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। तो इसके बाद कई मिनटों तक जो है तालियां गूंजती रहीं और काफ़ी सम्मान दिया गया इनको, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय यूथ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सातवां प्रश्न देखिए आप लोग,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का मालगुजारी यानी स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? यानी बात है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। आपके ऑप्शंस हैं कॉर्नवालिस क्लाइव था, हेस्टिंग था, वेलेस्ली था या कॉर्नवालिस था। देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट नहीं देता, मैं आपको सीधा-सीधा जवाब ही दे देता हूँ। देखिए 1793 की बात है, उस समय जो है गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। इन्होंने जो है ब्रिटिश भारत में एक व्यवस्था लागू की थी जिसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। इसमें ये था कि जो ज़मीन होती थी वो ज़मींदारों को दे दी जाती थी और ज़मींदार उसे किसानों से करवाते थे, उस पर खेती करवाते थे, ठीक है? बीच बिचौलिए का काम करते थे ज़मींदार, ठीक है? ज़मींदार जो थे वो किसानों से जो लगान लेते थे उसका 1/10वां हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी का जो है लगान जो ब्रिटिशर्स थे कंपनी को पहुँचा दिया करते थे। तो इस तरीके से जो है मिडलमैन का एक काम करते थे जमींदार, किसानों से लगान वसूल करना, उसके एवज़ में वो 1/10वां हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी का जो लगान था वो अंग्रेज़ों को प्रोवाइड करा दिया करते थे। और ये व्यवस्था उस समय जो बंगाल का प्रेसिडेंसी एरिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय एक ही था, प्रेसिडेंसी एरिया था पूरा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का वाराणसी और गाज़ीपुर जो ज़िला है वो, और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था इस व्यवस्था को, ठीक है? गाज़ीपुर में ही कॉर्नवालिस की जो है डेथ हो गई थी और यहीं पर इसकी समाधि बनी हुई है। ठीक। 8वां प्रश्न है भारत के संविधान में आंतरिक शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये आपको मिलेगा डीपीएसपी में। कहाँ पर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात की गई है अंडर आर्टिकल नंबर 51 के तहत। आर्टिकल नंबर 51 में नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। हालांकि 37 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है भाग 4 में, ठीक है, डीपीएसपी का, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 51 जो है आंतरिक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य सम्मानित संबंधों में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ये सभी तथ्य मौजूद हैं उस आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 में। चलिए, अब मुझे एक और जवाब दीजिए, आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है जो कार्यपालिका है वो और जो न्यायपालिका है वो, इन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग-अलग होगा। इन दोनों का पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 49 में क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है? चलिए। 9वां प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी? यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, लोक अगर केंद्र में है तो लोकसभा और राज्यों में है तो राज्यों की विधानसभा, ठीक है, उनकी कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी। ऐसा किस संशोधन में किया गया था? देखिए ये संशोधन था वर्ष 1900 नहीं, 2003 में होता है 91वां संशोधन, ठीक है? 91वां संविधान में संशोधन हुआ, उसमें ये व्यवस्था की गई कि अगर केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, सीट है, उसका 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद। ये व्यवस्था की गई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है? और मंत्रियों के बारे में उपबंध आपको मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 75 का सेक्शन 1 उप सेक्शन क। ओके? चलिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक संविधान में संशोधन और बताइए कि दल बदल से संबंधित जो है कौन-सा संविधान में संशोधन किया गया था? ठीक है? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? यानी कि इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन-सा है कि जिसकी वजह से ब्लड दूषित हो जाता है और वो मौत का कारण भी बन सकता है। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। हालाँकि लेड भी खतरनाक होता है, कैडमियम भी, एस्बेस्टस, धूल भी, ये सभी खतरनाक होते हैं, बट जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि ब्लड में घुल जाता है और इस तरीके से ब्लड का जो संचालन है उसको रोक सकता है। देखिए, ये एक मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस में उपस्थित हीमोग्लोबिन में संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जिसके कारण रुधिर की जो ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता होती है ना, उसमें कमी आती है। यानी जो ब्लड होता है, फिर वो ऑक्सीजन को धारण नहीं कर पाता है
और जब ऑक्सीजन धारण नहीं कर पाएगा तो ब्लड आपको पता होगा पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो बॉडी के अन्य पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तब ऑक्सीजन की कमी होने से श्वास प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है मृत्यु भी हो सकती है। ओके। और आपको मैं बता दूं, जैसे अंगीठी होती है ना, जैसे चूल्हा होता है, उसी टाइप से जैसे अध जला कोयला हो गया, अध जली लकड़ी हो गई, उसको रूम में बंद करके नहीं जलाना चाहिए। अगर ये आधा जला हुआ रह जाता है और तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस रिलीज होने लग जाती है फिर यहाँ से, और इस तरीके से सांस लेने में दिक्कत आएगी और मृत्यु भी हो सकती है। ओके। 11वां प्रश्न है, द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी संख्याएं होती हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप बता सकते हो। 0 और 1 को बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। ओके। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 0 का मतलब होता है ऑफ, किसी चीज़ का ऑफ होना, यानी किसी चीज़ में करंट का अभाव होना, ऑफ। और 1 का मतलब होता है करंट की उपस्थिति यानी ऑन। इन दो नंबर से ही इनको ही बोला जाता है बाइनरी नंबर। और कोई भी जो है एक डिजिटल लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर की भाषा में पढ़ा जाए तो 0 1 0 0 इस तरीके से वो पढ़ता है कंप्यूटर। सिंपल लैंग्वेज जो हम लैंग्वेज लिखी हुई है ये वाली, इसको नहीं पढ़ता है वो। पहले इसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी नंबर्स में, वहाँ पर उसको रीडिंग करता है, उसके बाद फिर आउटपुट देता है जिस लैंग्वेज में भी चाहिए। ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर को लाया जाता है। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा में आर्द्रता को मापा जाता है। ओके। यहाँ पर हमारे जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में भी दे रखा है। जैसे स्पेक्ट्रोमीटर से जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों को मापता है। ओके। यूडियोमीटर की वजह से जो है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण में के आयतन में होने वाले परिवर्तन को, यानी कोई गैसीय मिश्रण है उसके जो आयतन में परिवर्तन होगा उससे हम नापेंगे यूडियोमीटर की वजह से। ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है। आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है। चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है वर्ष 1943 में। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता होगा, वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और इस युद्ध में भारत जो है अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर में जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखना सिंगापुर में दिया गया था, 1943 में दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 14वां प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शंस बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में मिलेगा आपको केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1950 में मैसूर में, और मैसूर आपको मिलेगा कर्नाटक में। बाकी ये डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके जी। चलिए 15वां प्रश्न है और हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज का अंतिम प्रश्न, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, कौन कौन सी थी। देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों ही थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, बात है वर्ष 1991 की। 1991 में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है, वो खत्म होने की कगार पर था। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का ही रिजर्व बचा था। और उसके बाद जो है हमारे जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने, खासकर जो वित्त मंत्री थे, उनकी क्रिटिकल भूमिका रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे। और इन्होंने ही जो अपनी इकोनॉमी थी, पहले बंद इकोनॉमी बोली जाती थी। हम लोग क्या है, अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते थे, इंडिया में ही होता था जो कुछ होता था। तो उसको ओपन किया गया। ठीक है, यानी विदेशों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने के लिए ओपन किया गया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया गया था।
और उसी कंसेप्ट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमने ये कंसेप्ट जो है लागू किया था वर्ष 1991 में, ध्यान रखना है। तो हमारे जो ऑप्शंस थे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी सभी सही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है हमें लोन प्रोवाइड हुआ और इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी क्रैश होने से बच गई। आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल की जो वर्णन किया गया है, उस चीज़ की स्थिति बन चुकी थी कि उस आर्टिकल को इम्पोज किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को एस्केप्ट किया। ओके, चलिए अब आएंगे हम करंट अफेयर के जो कुछ फैक्ट्स हैं, हम देखते हैं वीडियो के एंड में। हम ये डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके चलते हैं, ये 2 दिन का करंट अफेयर्स है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा है जिसको अभी शुरू किया है आयुष्मान भव अभियान, भाव नहीं है ये भव अभियान है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा लीजिए। आयुष्मान भव अभियान जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने लॉन्च किया है सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गिफ्ट डीडी योजना लागू की गई है। नंदिनी कृषक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वनडे रैंकिंग में प्रथम और द्वितीय स्थान पर, देखिए प्रथम स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम है और शुभमन गिल भारत के द्वितीय स्थान पर है वनडे रैंकिंग में, आईसीसी वनडे रैंकिंग में। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल को, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड है करंट अफेयर से रिलेटेड। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ बने हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं संदीप बख्शी। इंडिया और सऊदी अरब के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन सर्टिफिकेट, ओके। और गोपाल बागले बने हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त। देखिए उच्चायुक्त होता है एक होता है एम्बेसडर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उच्चायुक्त एंड एम्बेसडर। एम्बेसडर वो होते हैं, उच्चायुक्त वो होते हैं जो कभी ना कभी देश ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर जब इंडिया अपने जो है विदेश दूत को भेजता है तो वहाँ हाई कमिश्नर के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है, इंडिया भी रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और बाकी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं रहे हैं उन देशों में हम लोग एम्बेसडर यानी राजदूत भेजते हैं। वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का उनका निधन हो गया है, ध्यान रखना वीणा प्रतिपादक थे। भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है, ओके। तो ये करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स से इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद रखिए आप लोग। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 47। अगर वीडियो पसंद आया है और लगता है कि हाँ वीडियो ठीक है, दम है कंटेंट में, तो आप इसको एक लाइक कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हर टेस्ट की पीडीएफ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।